हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अपने इस सीरीज़ के आखिरी वीडियो में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों की। ठीक है, और पिछले 9 वीडियोस निकल चुके हैं। जिन्होंने सीरीज़ के ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आप ऐसा ना हो जाए कि इसी 100 क्वेश्चन में आपको पता चला 5 क्वेश्चन आ गए बोर्ड एग्जाम्स में और वो मार्क्स आपके गलत हो जाएँ। ठीक है, मार्क्स के पीछे हम लोग वैसे भी कभी नहीं भागते हैं, लेकिन क्यों छूट जाए। और वैसे भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ब्रीफ में बताता रहता हूँ। हालांकि हम लोगों ने जो अपना पैकेज है पूरा, अपनी क्लास इकोनॉमिक स्टडी पैकेज, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिसको आप अपनी क्लास.in वेबसाइट से आकर के देख भी सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम सारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं आप सारे लोगों के लिए, और आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, साथ में ऐसे कोशिश करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है इसको देखते हैं इस वीडियो में। राजकोषीय नीति के अंग होते हैं। राजकोषीय नीति क्या होती है? दूसरी नीति कौन सी होती है? उससे पहले बात मौद्रिक। ठीक है, मौद्रिक नीति में हम लोग बैंक दर नीति, खुली बाजार नीति, आरक्षित अनुपात। आरक्षित अनुपात का मतलब क्या होता है? रिजर्व रेशियो। कौन कौन से होते हैं? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। वैसे मेन तो आपका CRR हो जाता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। तो इन ये सारी चीज़ें कौन करता है? RBI देश की मौद्रिक नीति को निर्देशित करती है, दिशा देती है। तो जो कर नीति है वो एक ऐसा है जो आपका वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से करता है। तो यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। ये सारे जो है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, अधिक का रहता है, असंतुलित रहता है, घाटे का रहता है। तो देखो यार, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है ना, इसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, करंट अकाउंट होता है आपका, चालू खाता, और आपका कैपिटल अकाउंट भी होता है इधर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कुल मिलाकर के अगर हमारा बैलेंस नहीं हो रहा होता है ना, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको हम लोग बैलेंस का बना ही देते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली उसको हमें बैलेंस करना ही होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या बात आ जाती है कि जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा संतुलित ही रहेगा। इसका हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। देखिए, करंट में आपका मेनली क्या जाता है, आपका ट्रेड इन गुड्स आ जाता है। ठीक है, मेनली जो भी आपको हम लोग दृश्य वस्तुओं की बात करते हैं, और इसी में जब अदृश्य की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ आ जाते हैं। एक तो फैक्टर वाला आ जाता है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, और दूसरा आपका नॉन फैक्टर आ जाता है। ये सारी बात हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में की हुई थी, जिन्होंने वीडियोस देखे उनको पता याद आ रहा होगा। और यहाँ पर हम लोग मेनली क्या करते थे, कैपिटल में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मेनली उसकी बात होती है। ठीक है, और इसमें भी आपको पता है कि FDI या FII को हम लोग अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। फिर इसमें एक्सटर्नल असिस्टेंट, यानी कि बाहरी जो सहायता, विदेशी सहायता भी बोलते हैं, वो आ जाती है। कॉमर्शियल बोरोइंग्स आ जाती है। तो ये सारी चीज़ आपकी कैपिटल में आ जाते हैं। लेकिन जो बोरोइंग्स हैं वही क्या करा देती है, आपको बैलेंस करा देती है। तो ये हमेशा क्या रहता है, संतुलित रहता है। कुल मिला के बात ये है, जो भी मैंने कहानी बताई वो सारे लोगों को बोर्ड में वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बता रखी है। अच्छा, अब समझिए, भुगतान संतुलन लेखा में जो विदेशी विनिमय लेन देन अन्य लेन देनों से प्रभावित नहीं होते। तो होता क्या है कि हम लोग कुछ लेन देन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो अपनी विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, उसको एक जो मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम कहा जाता है ना, प्रबंधित तृतीय दर या विनिमय प्रणाली, उस हिसाब से हमें थोड़ा हस्तक्षेप करना पड़ता है। हमें का मतलब कौन? RBI हस्तक्षेप करती है। तो उस तरह के कुछ लेन देन होते हैं, लेकिन बहुत सारे लेन देन ऐसे होते हैं जो इन कारणों से नहीं होते। तो उनको हम लोग ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस कहते हैं। और ऑटोनॉमस की वास्तव में जो हिंदी है वो होनी चाहिए स्वायत्त। ठीक है, स्वायत्त संस्था है कोई, ऑटोनॉमस है ना, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप बाहर का नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं दे रखा है, थोड़ा और ज़्यादा मजबूत शब्द दे रखा है स्वतंत्रता के नज़रिए से। तो स्वतंत्र लेन देन उसको हम लोगों ने बोल दिया। हालांकि स्वायत्त संस्था या स्वायत्त लेन देन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स हैं तो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझ आ रही है कि इनको कोई आपको, भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, आयात और निर्यात हो रहा है, तो वो लेन देन होंगे ही होंगे। दूसरे लेन देन क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप विनिमय दर को थोड़ा सा प्रबंधन करना चाहते हो, उसका प्रबंध करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो। तो वो वाले तो है नहीं है, जो वो वाले नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, अन्य लेन देनों से प्रभावित नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट है काइंड ऑफ। तो जो इंडिपेंडेंट उनको क्या बोल देंगे? स्वतंत्र, है ना। और वास्तव में ज्यादा अच्छा शब्द क्या होता है? स्वायत्त, यानी कि ऑटोनॉमस। आगे बात समझ में। अच्छा, अगला प्रश्न, विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन कौन से रूप हैं? कौन कौन से? स्थिर, बिल्कुल, ये पहले भी चला करती थी, अब तो इसको कोई फॉलो नहीं करता। स्थिर में क्या होता है? फिक्स्ड, है ना। बोल दिया कि भाई $1 जो है वो 50 रुपये के बराबर होगा, हमेशा यही रहेगा, तो ये फिक्स्ड हो गया। ऐसा भी हुआ करता था। तो वन ऑफ
वन ऑफ द सिस्टम्स ये भी हुआ करता था, आजकल ऐसे उसको कोई फॉलो नहीं करता है। दूसरा होता है लोचपूर्ण का मतलब क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल, समझ रहे हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो जो फ्लेक्सिबल हो जाती है, इसमें आजकल मेनली इसी को फॉलो करते हैं, बट प्रबंधित होती है आजकल, है ना, मैनेज फ्लोट होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनको आने, तो थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा झटके ना लगे, मतलब बहुत ऊपर चले गया, बहुत नीचे चले गई विनिमय दर, ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ए और बी दोनों तो हो ही गए, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। इसी में आपको एक और चीज़ दे दी आती है ऊपर, प्रबंधित, क्या लिखा होता है, प्रबंधित लोचपूर्ण, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, विनिमय दर प्रणाली। तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो अगर ये भी दिया होता तो फिर तीनों हो जाते हैं, आ रही बात समझ, तो फिर हो जाता है उपयुक्त सभी। अच्छा, अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस, साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। आगे बढ़ते हैं। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, ठीक है, प्लस थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन का ठीक नहीं है, लेकिन बात है कि उसका गुण कौन सा, उसकी मेरिट क्या है। देखो मेरिट का मतलब होता है गुण और डिमेरिट का मतलब होता है दोष, ठीक है। तो मेरिट क्या है किसकी, जो लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली है, यानी कि फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल में क्या होती है, सरल प्रणाली है ना, जैसा भाई मार्केट का लेन देन हो रहा है, मार्केट की मांग और पूर्ति है, बाजार मांग और पूर्ति के हिसाब से ये भी एडजस्ट होती जाएगी, तो निश्चित रूप से सरल प्रणाली तो ही। भुगतान संतुलन में सुधार, आपको भुगतान संतुलन में कोई भी आपका जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जैसा भी लेन देन हो रहा है उस हिसाब से अपने आप एडजस्ट होती जा रही है, तो यहाँ पर सुधार हो जाता है, यहाँ पर आपको एकदम से झटका देने की आवश्यकता नहीं होती। और सतत समायोजन होता है, सतत क्यों, क्योंकि लगातार मार्केट डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड कर रहा है, तो अगर आपकी सप्लाई ये है, डिमांड ये है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सप्लाई बदल गई तो तुरंत ही शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाता है, इसमें सतत समायोजन हो जाता है, यानी कि एकदम झटके में आपको, जैसे कि 1991 की क्राइसिस के बाद भारत को अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करना पड़ा था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर काइंड ऑफ फिक्स्ड रेजिम चलती थी, स्थिर, तो वहां पे डिवैल्यूएशन बोलते हैं, यहाँ पर डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन स्वतः होता रहता है सतत रूप से, डिवैल्यूएशन आप करते हो जानबूझ करके, तो इसको हिंदी में बोला करते हैं अवमूल्यन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास स्वयं होता रहेगा अगर होना भी होगा तो, ठीक है। आप ज़्यादा इंपोर्ट करते जाओगे, ज़्यादा आयात करते रहोगे, निर्यात कम करोगे, तो आपकी मुद्रा का मूल्यह्रास होता रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे होता रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ था, झटके में करना पड़ा था, कुछ 22% के आसपास पहले करेंसी गिराई, फिर दूसरे चरण में भी गिराई थी, तो कुल मिलाकर के पॉइंट क्या हो गया, ये भी हो गया, तो यानी कि तीनों तो उपयुक्त सभी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा, अगले प्रश्न में चलते हैं। लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं, अब दोष की बात कर ली गई, डिमेरिट की बात कर ली गई, तो देखो सट्टेबाजी को बढ़ावा, सट्टेबाजी को बढ़ावा क्यों भाई, अगर मान लीजिए बोल दिया गया कि $1 है वो 50 रुपए का ही रहेगा, तो क्या इसमें सट्टा लगाओगे, सबको मालूम यही रहेगा, सरकार जैसे भी तैसे कुछ भी करेगी, विदेशी मुद्रा कोष को यूटिलाइज करेगी और कुल मिलाकर के यही रेट रखेगी, तो कोई ये सोचेगा नहीं कि भाई डॉलर महंगा हो जाएगा या रुपए महंगा हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं सोचेगा। लेकिन जब आप मार्केट फोर्सेस की बात करोगे तो एक तरह से सट्टेबाजी थोड़ा सा ज़्यादा एक हार्श वर्ड है हिंदी में, इसी को थोड़ा बेहतर जो है ना, देखो एक होता है गैम्बलिंग, गैम्बलिंग को भी सट्टेबाजी बोल सकते हो आप, जुआ का खेलना, ठीक है। एक होता है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में क्या होता है, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हो, थोड़ी संभावनाओं को देखते हो, है ना, तो स्पेकुलेशन उतना नकारात्मक शब्द नहीं है, इंग्लिश में इसको स्पेकुलेशन बोला जाता है, लेकिन हिंदी में एकदम सट्टेबाजी सुन के लगता है कि अरे ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है, तो उतनी गंदी चीज़ नहीं भी, स्पेकुलेशन के भी अपने फ़ायदे होते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट्स में। फिलहाल इसको बढ़ावा तो मिलता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता, अस्थिरता क्यों हो जाती है, मान लीजिए कोई भारतीय व्यापारी है, क्या है, भारतीय व्यापारी, उसको ये पता है कि भाई वो 5,000 रुपये में ये चीज़ बेचना चाहता है, 5,000 में ही बेचेगा, अब 5,000 में बेच रहा है, और मान लीजिए $1 जो है वो 50 रुपये का, मान लेते हैं, अभी तो 70 के ऊपर चल रहा है, 75 के आसपास समझ लीजिए, लेकिन मान लेते 50 रुपये का होता तो उसको $100 मिल रहे होते कि नहीं मिल रहे होते। अब अचानक से मान लीजिए 5,050 की जगह वो बढ़ करके कितना हो गया, मान लेते हैं एकदम 100 रुपये हो गया, तो अब तो उसको $50 ही मिलेगा, और वो तो $100 ही रखना चाहेगा, क्यों, क्योंकि उसको डॉलर से तो मतलब नहीं है, आप समझ रहे हो, उसको तो मतलब है भाई रुपए से। तो अगर
भारतीय रुपया कमजोर हो गया, तब तो उसको $50 में बेचेगा तब भी ₹5,000 मिलेगा, तो उसको तो बेनिफिट होने लगेगा। कौन? जो निर्यात कर रहा है। लेकिन जो आयात कर रहे हैं उनके लिए उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि भारतीय रुपये कमजोर हो गया, तो अब आयात करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाती है? अस्थिरता रहती है। अगर आपको पहले से पता है कि नहीं ये रेट फिक्स है, तो आप उस हिसाब से आगे का भविष्य का कैलकुलेशंस करके आप एज इट इज काम कर सकते हो। यहां पर क्या आपको नहीं पता है कि रुपया सस्ता होगा या महंगा होगा, तो उस वजह से थोड़ा सा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता ही है। लोग उस लेवल के रिस्क को इंक्लूड कर लेते हैं और व्यापार कम होने लग जाता है और अनिश्चितता बनी रहती है। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता अगर आप पूरी तरह से मार्केट को छोड़ते हो, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो कुल मिला के बात क्या है? ये तीनों ही कमियां भी हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, अब देखो ऐसे प्रश्नों से क्या होता है, आपको 3 कमियां पता चल गई और ऊपर देखिए 3 फायदे पता चल गए। तो अगर यही प्रश्न आपका 4 नंबर में आ जाए कि लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोष पर चर्चा कीजिए, और आपने अगर ये दोनों प्रश्न ठीक से देखे होते तो 4 नंबर का प्रश्न भी आपका निकल जाता। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए सारी चीजें देखो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कनेक्टेड हैं। ऐसा थोड़ी है कि यार 1 नंबर वाला जो प्रश्न है उसको 4 नंबर में कभी आ ही नहीं सकता, आ जाता है। ये दोनों मिलाकर के 4 नंबर में पूछा जा सकता है और आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, आपको लिख करके आना होगा, है ना? तो ये सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए। आगे चलते हैं। चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? ठीक है, अब कहाँ का चालू खाता? तो बजट वाले की बात नहीं हो रही है, आपको इस चैप्टर में समझ में ही आ रहा होगा। एक तरह से इसकी बात हो रही है जो भी हमारा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, भुगतान संतुलन। तो उसमें दृश्य मदों का आयात बिल्कुल है, दृश्य मदों का निर्यात, आयात निर्यात दोनों की बात की जाती है ना? और पर्यटकों का खर्च ये भी हो जाता है, यहाँ पर भी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, समझ रहे हो आप? और करेंट अकाउंट में तो अदृश्य भी आ जाते हैं यार, समझ रहे हो? अदृश्य भी आ जाती है मदें, है ना? ये हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो गया। ठीक है, इसका हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन ट्री था, वर्गीकरण वृक्ष, वो पूरा अच्छे से बनाया हुआ है अपने वीडियोस में, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भुगतान शेष के घटक हैं, कौन कौन से घटक है भाई? भुगतान शेष, है ना? चालू खाता, पूंजी खाता। आप समझिए भुगतान शेष में क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, दोनों ही होते हैं यार, ए और बी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सी हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न है, बताइए। व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब व्यापार संतुलन क्या होता है? बैलेंस ऑन ट्रेड बोलते हैं हम लोग, या तो ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑन ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या है? जो भी आपने लेन देन किया, तो लेन देन में भाई आपको ज़्यादा पैसा कब मिलेगा? जब आपका निर्यात ज़्यादा होगा या आयात ज़्यादा होगा? बताइए। जब निर्यात ज़्यादा होगा, जब आपने बाहर ज़्यादा सामान बेचा तो आपको ज़्यादा पैसा मिला। आयात कम किया तो आप पॉजिटिव रहेंगे। आयात ज़्यादा हो गया, निर्यात कम हो गया, तो उसको क्या बोल देते हैं? ट्रेड डेफिसिट, जो हमारे देश में हमेशा ही रहता है। कोविड साल, जिस साल कोविड था ना 2020 में, उस साल थोड़ा सा करंट अकाउंट हमारा पॉजिटिव रहा है, सरप्लस में रहा है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें बदली थी शॉर्ट टर्म में। नॉर्मली क्या रहता है? हमारे ट्रेड डेफिसिट रहता है। डेफिसिट मतलब क्या होती है? कमी। सरप्लस क्या होता है? फायदा। तो कब होगा सरप्लस? जब निर्यात ज़्यादा होगा। तो निर्यात ज़्यादा होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दिख रहा है आपको? क्या हो गया? निर्यात माइनस आयात, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र आपका ये हो गया। और अब हम लोग पहुंच जाते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, वो है एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? नहीं की बात की गई है, चालू खाते की बात है। तो वस्तु का आयात, यानी कि ट्रेड ही कर रहे हो आप, दृश्य मद है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये रहेगा। विदेशी निवेश से आय, यहाँ पर आय की बात कर रहे हो जो आपने निवेश किया हुआ है, तो हम लोग निवेश की बात नहीं करते। देखो, एक जैसे आपने मान लो किसी को 100 रुपये उधार दिया और उस पर आपको 5 रुपए का ब्याज मिला, तो ये जो ब्याज है ना, ये आपको चालू खाते में एक तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू टाइप की चीज होगी, राजस्व तरह की हो गई। इसी तरह से आपने निवेश किया 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का मान लीजिए किया, इस पर आपको आय प्राप्त हो रही है, मान लीजिए 10,000 रुपए हो रही है, तो ये जो आय है ये भी एक तरह का रेवेन्यू हो गया, करंट अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन जो निवेश किया गया था पहली बार, वो करंट में नहीं जाएगा, वो पूंजीगत है। ठीक है, तो यहाँ पर आय की बात की जा रही, विदेशी निवेश की बात नहीं की जा रही, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो आय है ये भी आपके चालू खाते में ही चली जाएगी। और पूछा क्या गया है? नहीं। ठीक, वस्तु का निर्यात, ये भी निश्चित रूप से बताया मैंने आपको, आयात निर्यात, दृश्य मदों का, अदृश्य का, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? आपके चालू खाते में। विदेशी ऋण, अब जो आपने ऋण लिया हुआ है ना, वो तो क्या है? आप ऋण जो आपने ले रखा है वो एक तरह से क्या हुआ? पूंजीगत प्राप्ति आपकी हुई, या पूंजीगत जब देश में आया है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मली ले लेते हैं, क्योंकि हमें उस तरह का घाटा हो रहा होता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? जो विदेशी ऋण है वो चालू खाते में नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, पूंजीगत खाता जो होता है उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। जिन लोगों को थोड़ा भी
कन्फ्यूज़न है वो इन सारे ऑप्शंस का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। उम्मीद है कि इस सीरीज से बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को बेनिफिट होगा। काफ़ी रिसर्च करके और पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख करके हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट सारे लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल। बाकी लोगों से